मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या गवर्नेंस है। हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है वो बड़ा धीरे धीरे पुअर होता जा रहा है और हम पिक एंड चूज ऑफिसर्स के मामले में भी कि जो ऑफिसर्स हमारे नजदीक है उसी को हम पोस्ट करना चाहते हैं। हम मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं और 26-27 साल की सेवा में मैंने ये पाया कि सिस्टम धीरे धीरे कुछ इस तरह से काम करने लगा है कि आम आदमी या उसमें जनसाधारण जो है या उसको कहें आम जनता की उसमें सुनवाई नहीं है। सर, मध्य प्रदेश में पहली चीज तो एक विकल्प की आवश्यकता है ही। मतलब ये बात मैं बहुत सारे लोगों से भी जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। समाज का हर वर्ग जो है वो एक विकल्प चाहता है। अभी काफी बार मतलब ऐसा लगता है जैसे जनता जनता नहीं रह गई, वो प्रजा बन के रह गई है। तो मैं प्रजा को जनता में परिवर्तित कर देना चाहता हूँ। प्रजा से जनता का जो सफर है, ये इतना शायद अच्छा वाक्यांश है, इतना अच्छा फ्रेज है कि ये मेरी पूरी बात जो है वो आप तक, वो दर्शकों तक पहुंचा सकती। देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पूरे 230 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमपी तक में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में 2023 का बिगुल जो है वो फूंक चुका है। खासतौर पर नगर निगम के चुनाव के बाद से माना जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो 2023 की तैयारियों में लग गए हैं। नगर निगम चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, इसके बाद अब एक और नई पार्टी मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है, जिसकी घोषणा खुद उस पार्टी के जो संयोजक रहेंगे उन्होंने कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा की, जिन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि वो राजनीतिक दल लेकर मध्य प्रदेश आएंगे और तीसरे विकल्प के तौर पर 2023 के चुनाव में उतरेंगे। और आज हमारे साथ एमपी तक पर वरद मूर्ति मिश्रा जी जो हैं वो खुद जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस रणनीति के साथ वो 2023 के चुनावों में उतरेंगे। वरद मूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। जी, थैंक यू। सर, 1996 बैच के आप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। हाल ही में आपने इस्तीफा दिया, 7 साल आपकी सर्विस को भी बचे थे, वीआरएस आपने लिया है। आखिर ये ख्याल कैसे आया अफसर से पॉलिटिशियन बनने का? देखिए, प्रशासनिक सेवा में ये अवसर मिलता है कि हम लोगों को मतलब बहुत नजदीक से देखते हैं, समाज को बहुत नजदीक से देखते हैं और एक प्रशासनिक सेवा के अफसर का लगभग उतना ही एक्सपोजर रहता है राजनीति का जितना किसी राजनीतिक व्यक्ति का, क्योंकि बहुत नजदीक से हम चीजें पिछले कई वर्षों में देखते रहे। दूसरी चीज कि हम मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं और 26-27 साल की सेवा में मैंने ये पाया कि सिस्टम धीरे धीरे कुछ इस तरह से काम करने लगा है कि आम आदमी या उसमें जनसाधारण जो है या इसको कहें आम जनता की उसमें सुनवाई नहीं है। सर, और लोग जो हैं बहुत सारी बातों को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इन सब चीजों को लेकर लोगों को बहुत सारी तकलीफें हैं और उन तकलीफों को निश्चित है कि एक जागरूक नागरिक, एक पढ़े लिखे नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास की घटनाओं के लिए बड़ा जागरूक रहे। और जब वो जागरूकता एक सीमा से ज्यादा आपको झकझोरने लगती है तो फिर शायद मेरे जैसा निर्णय जो है वो करना आसान हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने तमाम बातें कही, तीसरा विकल्प बनने की आपने बात कही। 2023 में कुछ 14 या 15 महीने बचे हैं। तीसरे विकल्प की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जोरदार एंट्री हुई है और लोग कहीं ना कहीं उसको भी एक तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो कितना मुश्किल आपको लगता है कि तीसरा विकल्प आप जो पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे वो बन पाएगी 2023 में? देखिए, अभी मतलब किसी दूसरी दल या उनका जो फैलाव या उनका जो विस्तार है उस पर तो मेरा ख्याल है कुछ कहना अभी बहुत सही नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, एक नागरिक होने के नाते, कि मध्य प्रदेश में पहली चीज तो एक विकल्प की आवश्यकता है ही। मतलब ये बात मैं बहुत सारे लोगों से भी जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। समाज का हर वर्ग जो है वो एक विकल्प चाहता है, लेकिन ये विकल्प जो है ये मध्य प्रदेश के ही अंदर से आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लोगों की भी शायद जो ख्वाहिश है वो यही है कि जो विकल्प हो वो स्थानीय विकल्प हो। और इसीलिए मुझे लगा कि अभी फिलहाल जो है मुझे अपना एक तीसरा दल जो है, जिसमें चूंकि मैं खुद भी मध्य प्रदेश का ही हूं और मेरे साथ बहुत सारे मेरे नए पुराने परिचित मित्र, बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स और बहुत सारा
समाज का एक वर्ग जो बहुत पहले से मेरा परिचित है, वो सारे लोग मेरे साथ हैं और उन सबका भी आश्चर्यजनक रूप से मैं कहूँ कि उन सबका भी यही मत था कि हम मिलकर एक अपना दल जो मध्य प्रदेश का स्थानीय दल हो, ऐसा एक विकल्प हम तैयार। जी, बिल्कुल। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी उसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो आपने उठाए थे, किसानों की आपने बात कही। मैं जिस तरीके से देख रही हूँ अभी मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, किसानों की समस्या तो है ही, बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो उभर रही है। तो अगर 2023 में आप आते हैं तो इन इन मुद्दों को कैसे लेकर आएँगे और क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी में रहेंगे? देखिए, हर राज्य की एक अपनी इकोनॉमी है हमारे देश में और कमोबेश जो है हर राज्य की कुछ अपनी स्पेशलिटीज़ हैं और कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। हुँ, मध्य प्रदेश जो है मूलतः एक जिसको कहते हैं कि एग्रो ओरिएंटेड स्टेट है। हमारे यहाँ आज भी लगभग 55% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है और मेरा दृढ़ता से मानना है कि कृषि क्षेत्र में जो रोजगारों की संभावना है, वो रोजगारों की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। हुँ, दूसरी चीज़ कि जो हमारे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, उनके पास जो परंपरागत स्किल है, वो भी एग्रो रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, उस तरह का स्किल उनके पास है भी और यदि कोई कमी भी है तो वो बहुत आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। मेरा आशय ये है कि मध्य प्रदेश को एकदम से हम हुँ, तीसरी चौथी स्टेज का औद्योगिक राज्य हम नहीं बना सकते। हमें ग्रेजुअली आगे बढ़ना होगा और हुँ, अभी भी ये बात बाहरी तौर पर क्योंकि आज की दुनिया में चूंकि इंडस्ट्री और आईटी का सेक्टर जो है बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, हुँ, लेकिन इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रो सेक्टर है, वेटनरी का सेक्टर है, इसमें मेरा मानना है कि अभी भी अपार रोजगार जनरेशन की संभावनाएं हैं और अगर इसमें बहुत अच्छी तरह प्लान करके काम किया जाए तो लोगों हुँ, को स्थानीय स्तर पर रोजगार बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है और मैं जोर दूंगा कि रोजगार तो उपलब्ध कराया जाना चाहिए लेकिन साथ साथ वो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए क्योंकि हुँ, 15-20 हजार की नौकरी में कोई व्यक्ति अगर 200-300 किलोमीटर दूर रोजगार के लिए जाता है तब भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती या उसकी जो दैनंदिन जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। वरद मूर्ति जी, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने ये भी कहा था कि जो राज्य सरकार है उसके ऊपर आरोप भी लगाए, 20 साल से झूठे आंकड़े पेश करने के भी आपने आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार जो है वो इवेंट की राजनीति कर रही है, मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की जो 20 साल का प्रशासन रहा है लगभग अब तक, उसके ऊपर कई गंभीर आरोप जो है वो आपने लगाए हैं। देखिए, गंभीर आरोप नहीं थे, वो केवल हकीकत थी कि भाई कुपोषण का जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा मतलब नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी का आंकड़ा है, तो वो बेसिक डेटा था जो डेटा मैंने लोगों के सामने रखा था कि इस डेटा के चलते कैसे हुँ, हम मतलब अगर मान लीजिए 80-85 हजार शिक्षकों की कमी पूरे मध्य प्रदेश में है, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो गई है या होने जा रही है, इसको कैसे मान सकते हैं हम इस चीज को? अगर जो अस्पतालों में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, अगर उनके 80-82% पद खाली हैं, तो हुँ, विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं होगा तो लोगों का इलाज कैसे संभव होगा? तो वो सिंपल एक मैंने जिसको कहते हैं फैक्ट्स का प्रस्तुतिकरण था कि भाई पिछले 20 वर्षों के बाद भी अभी भी जो बेसिक चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, इन मुद्दों पर भी या किसानों के लिए खाद बीज की जो समस्याएं हैं, इन हुँ, पर अभी भी काम नहीं हुआ। खेती की में कृषि में आय हमें दुगनी करनी है, ये बात केंद्र सरकार ने 2015-16 में कही। लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये बात 2005-6 से लगातार कही जा रही है कि हमें किसानों की आय दुगनी करना है। लेकिन अभी भी जो रिसेंट का डेटा है, नीति आयोग का ही डेटा है शायद, कि उसमें ये उल्लेख है कि मध्य प्रदेश अभी किसानों की आय के मामले में बहुत पीछे है। तो ये हुँ, मुद्दे मैंने लोगों के सामने इसलिए रखे कि भाई इन मुद्दों के चलते जब हम मूल विषयों पर ही हमारा समाज या प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा तो आगे हम कैसे उन्नति कर पाएंगे या हमारा उन्नति का मतलब केवल ये नहीं होता कि समाज का जो 2-3% जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो उन्नति करे।
समाज की उन्नति का मतलब है कि वो 80% 85% लोग जिनकी थोड़ी आवाज कम हमें सुनाई देती है, या जो लोग जिसको कहते हैं जिनका सिस्टम में उतना से नहीं है, जब तक हम उनका विकास नहीं कर लेते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्रदेश विकसित हो गया है। जी। तीसरे विकल्प की अगर हम बात करें तो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले सपाक्स एक तीसरा विकल्प के रूप में उभरी थी। काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ा भी था, आंदोलन भी किए थे। लेकिन जब 2018 के बाद रिजल्ट आया और बीजेपी हार गई, उसके बाद सपाक्स का सफाया हो गया। अभी अगर हम बात करेंगे तो भोपाल में दफ्तर कहाँ पर है ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। 2023 में जो इस विकल्प की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता दिखाई तो नहीं देगा? नहीं, देखिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं या हम जो प्रयास करेंगे वो काफी गंभीरता से प्रयास करेंगे। ये मतलब मेरी ओर से ये पहला सेंटेंस तो यही है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पिछले 10-15 वर्षों का सिनेरियो देखें तो मध्य प्रदेश में ही नहीं और भी राज्यों में लोगों ने जहां पर भी किसी एक वाद, किसी भी एक भाषा, किसी भी एक जाति, किसी भी एक वर्ग को लेकर अगर उन्होंने राजनीति शुरू की है तो वो चीजें बहुत दूर तक नहीं चल पाई हैं। और उसका मूल कारण ये है कि शुरुआती दौर में जन समर्थन बटोरने के लिए या 100-200 आदमी हर जगह इकट्ठे हो जाएं, इसके लिए ऐसा कोई बिंदु या ऐसा कोई नारा या ऐसा कोई आधार लेके हम चलें तो शुरुआती दौर में तो लोग इकट्ठे होने लगते हैं, लेकिन लंबे समय वो चल नहीं पाता। और उसका मूल कारण ये है कि जो आम भारतीय है वो भेदभाव नहीं चाहता है, वो उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। विभेदनकारी विचारधारा जो है वो आम आदमी के स्वभाव का हिस्सा नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ समय वो जुड़ जाते हैं किसी तात्कालिक बात को लेकर, लेकिन बाद में चूंकि उनका पिछले 2000 वर्षों से ऐसा स्वभाव नहीं रहा है कि वो आदमी आदमी में अंतर करे। और इस मामले में निस्संदेह भारत की जनता जो है वो विश्व के किसी भी देश की जनता से मैं समझता हूं इस मानसिक भाव के मामले में हम लोग बेहतर लोग। इसलिए जो है उस तरह का कोई विचार, कोई नारा लेके अगर मैं क्या कोई भी चलूंगा, कोई भी चले, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगा। जी। वैसे ही तीसरे विकल्प की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये दो पार्टी भी पहले से मौजूद है मध्य प्रदेश में, लेकिन बहुत संख्या बल दिखाई नहीं देता है और अब तो काफ़ी कम हो गया है। तो ये भी चुनौती है क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की एंट्री होना, एसपी बीएसपी का पहले से मौजूद रहना मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी एक तरफ, दो बड़ी पार्टियां जो मध्य प्रदेश की है वो है ही। ऐसे में कितनी मुश्किलें आपको नजर आती हैं 2023 के लिहाज से अगर हम देखें तो? देखिए इस समय पिछले 25-30 वर्षों में खासकर अपन ये माने कि राजीव गांधी जी के बाद से देश में राजनीतिक चेतना जो है, जब ये विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद से जो पूरा घटनाक्रम है विभिन्न राज्यों का और आईटी की और संचार की जो एक क्रांति हुई है, उसमें आप ये माने कि केरल में क्या हो रहा है या बिहार में या नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, ये भी मध्य प्रदेश के किसी कस्बाई आदमी को बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि जनता इतनी मैच्योर हो गई है या इतनी समझदार है, तो बाहरी तौर पर हमें लगता है ऐसा कि शायद जनता कम सोचती है, लेकिन मेरा दृढ़ता से मानना है कि जनता शायद निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। और जनता अब एक विचारधारा या वैचारिक राजनीति चाहती है। और जब मैं विचारधारा कहता हूं तो इसका मतलब कोई जो प्रचलित शब्द हैं विचारधारा के रूप में, मेरा उनसे आशय नहीं है। मेरा सीधा आशय है कि जनता केवल अब नागरिकोन्मुखी बिंदुओं पर बात करना चाहती है। जनता ये चाहती है कि उसके बच्चों के लिए रोजगार की बात हो। जनता चाहती है अच्छे स्कूल कॉलेज और गुणवत्तापूर्ण उसमें शिक्षा हो, अच्छे अस्पताल हो, लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले और वो किसी भी शासकीय कार्यालयों में जाएं तो उनका काम जो है वो अबाध गति से वहां पूरा हो जाए। बस जनता इतना चाहती है। और इसलिए कितनी भी पार्टियां आ जाएं, लेकिन जो पार्टी गवर्नेंस के लेवल पर काम करेगी, गवर्नेंस को सुधारने में काम करेगी, शायद वही पार्टी जो है वो चल पाएगी। और वैसे भी मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या गवर्नेंस है। हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है वो बड़ा धीरे धीरे पुअर होता जा रहा है
और हम पिक एंड चूज ऑफिसर्स के मामले में भी, कि जो ऑफिसर्स हमारे नजदीक है उसी को हम पोस्ट करना चाहते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो सीधा काम करने वाले लोग हैं, उनको शायद बहुत ज्यादा सिस्टम पसंद नहीं करता है। तो इस तरह की कार्यवाही और कार्यप्रणाली के चलते जनता को न्याय मिलने में दिक्कत होती है और देर होती है। अगर हमारा ये सिस्टम सुधर जाए तो जो एग्जिस्टिंग कानून हमारे हैं, इनमें भी इतनी क्षमता है कि जनता को 80-90% तक राहत बहुत आसानी से दी जा सकती है, और मेरा ख्याल है जनता यही चाहती है। जी। वरद मूर्ति जी, जब आपने इस्तीफा दिया था उसके बाद से कयास लग रहे थे कि आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आप कमलनाथ के, जो कि पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के, उनके ओएसडी भी रहे हैं। आगे चल के क्या ऐसा कुछ होता दिखाई देने की उम्मीद है, या ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है? देखिए, इन दोनों पार्टियों का चूंकि एक पुराना, उनका काफी पुराना संगठन है, और दोनों पार्टियां बड़ी मतलब प्रतिष्ठित पार्टियां हैं, जिसको कहा जाए कि जिनकी कई राज्यों में सरकारें रही हैं या अभी भी हैं। कांग्रेस ने भी केंद्र में बहुत लंबे समय शासन किया। बीजेपी पिछले कई वर्षों से जो है एक बहुत प्रभावशाली भूमिका में है पूरे देश में। तो इसलिए अब अगर मैं मान लीजिए अपना कोई थॉट या विचार लेके वहां जाता हूं, तो एंट्री के लेवल पर जो मेरा वहां, जिसको कहते हैं कि जो एक पदक्रम होगा, वो पदक्रम इतना नीचे होगा कि मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, तब भी शायद मैं अपने थॉट को, अपने विचार को या अपनी समझ को वहां इंप्लीमेंट नहीं करा पाऊंगा। और इसलिए जरूरी है कि यदि कोई चीज मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आम नागरिकों के बेहतर की चीज है, और मेरे साथ यदि लोग आते भी हैं, तो मुझे इन दोनों से बाहर चलकर ही कोई विकल्प तैयार करना। आपने अपनी अभी तक जो राजनीतिक दल होगा उसके नाम की घोषणा नहीं की है, वो कब तक सुनने मिल जाएगी? वो अभी हम इसकी कार्रवाई में लगे हुए हैं, और मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हम इस पर कोई निर्णय कर लेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि राजनीति का ऐसा विषय है कि इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन आपका थॉट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर इस थॉट को भी, आपको इस विचार को भी, जिसको कहते हैं कि सर्व समावेशी बनाना पड़ता है। लोगों से बात करना होती है, लोगों से पूछना पड़ता है चीजों को, और उसके बाद हम किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1 आध महीने के अंदर ये सारी हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे, और हम एक बार फिर से जनता के सामने अपना नाम और अपनी सारी चीजें स्पष्ट करते हुए फिर रूबरू होंगे। जी, बिल्कुल। और 2023 को लेके आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या वो मुद्दे, अगर मैं मेन मुद्दों की बात करूँ या मोटो की बात करूँ, तो जिनको लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे? क्योंकि देखिए, जितना मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, मैंने जिन जिलों में आपको पोस्टिंग मिली है, वहाँ पर जो है सीधे जनता से आप रूबरू होते थे, और काफ़ी जनता को मुश्किलों का सामना कभी नहीं करना पड़ा आपसे मिलने के लिए या अपनी परेशानियां बताने के लिए। तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जो पूर्व आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा जी जो हैं वो जमीन पर उतरेंगे 2023 के लिए लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले 25-30 वर्षों में, मतलब नागरिक जो है मध्य प्रदेश का, वो कमजोर हुआ है। तंत्र मजबूत हुआ है, नेता मजबूत हुए हैं, मंत्री मजबूत हुए हैं, और लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक जो मजबूती है उसको स्थापित किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नागरिक की मजबूती के लिए इस प्रदेश में अभी तक काम नहीं हुआ। इसलिए मेरा जो सबसे केंद्रीय जो विषय, केंद्रीय नारा या केंद्रीय जो विचार है, वो विचार ये है कि मैं नागरिक को मजबूत करना चाहता हूं। और जब मैं कहता हूं कि नागरिक को मजबूत करना है, तो इसका सीधा आशय ये है कि व्यक्ति को जो कुछ भी तंत्र से मिलना है, सरकारों से मिलना है, वो उसे उसके हक के रूप में मिले, उसके अधिकार के रूप में मिले, ना कि किसी नेता के फोन करने से या किसी विशेष व्यक्ति की दया कृपा से लोगों को चीजें मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी काफी बार मतलब ऐसा लगता है जैसे जनता जनता नहीं रह गई, वो प्रजा बन के रह गई है। तो मैं प्रजा को जनता में परिवर्तित कर देना चाहता हूं, कि लोकतंत्र में लोग प्रजा के रूप में नहीं, एक जनता के रूप में स्थापित हो। मैं ऐसा चाहता हूं, और मैं समझता हूं प्रजा से जनता का जो सफर है, ये इतना शायद अच्छा वाक्यांश है, इतना अच्छा फ्रेज है कि ये मेरी पूरी बात जो है वो आप तक और दर्शकों तक पहुंचा सकती है। जी, एक मेरा अंतिम सवाल, 2023 में चुनावी मैदान में उतरेंगे, आप खुद भी उतरेंगे या नहीं, और पूरे जो तमाम जिले हैं वहां पर उतरेंगे, या किसी एक आंचल तक ही सीमित रहेगी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी वो?
देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पूरे 230 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसका रीज़न है हम्म। कि हम एक गंभीर विचार के साथ हैं और मुझे विश्वास है, जब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुझे हज़ारों लोगों ने संपर्क किया है हम्म। और हज़ारों लोगों ने इस बात को मतलब एप्रिशिएट किया है और उन्होंने मेरे इस कदम को सराहा है। उन्होंने मेरे राजनीति में आने के कदम को तो सराहा ही है, पर इस बात को भी सराहा है कि मैंने एक अलग दल बनाने की बात कही है, क्योंकि आम जो लोग हैं, उन सबका ये कहना था कि साहब हम खुद भी तीसरा विकल्प चाहते हैं और इसलिए अगर हम्म। आप ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतर काम होगा। तो इसलिए मेरे पास एक तरह देखा जाए कि जिसको अपन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, तो लोगों का एक अभिमत भी है और फिर मैं भी कोई ऐसा अगंभीर काम नहीं करना चाहता कि 25-50 कैंडिडेट कहीं-कहीं उतार के एक महज खाना पूर्ति कर ली जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। जनता के सामने जब भी मेरा मानना है कि मैं जाऊँगा, तो पूरी गंभीरता के साथ जाऊँगा, पूरे विश्वास और पूरे कन्विक्शन के साथ जाना चाहूँगा, ताकि जनता को ऐसा ना लगे कि एक फिर कोई नया पार्टी, नया दल, नया आदमी आके जो है हमको ठगने की कोशिश कर रहा है। जनता बहुत ज़्यादा ठगी गई है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम पूरे 230 सीटों पर जो है चुनाव लड़ें। जी। तो तमाम जो सीटें हैं 230 उन पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही प्रजा से जनता तक का सफर जो है ये एक तरीके से कहा जाए कि मोटो जो है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का रहेगा। नाम की घोषणा बहुत जल्द होगी और बिल्कुल हमें ही नहीं तमाम जो राजनीतिक दूसरे दल भी हैं उनको भी मध्य प्रदेश में और जनता को भी जो है इंतजार रहेगा और साथ ही तीसरा विकल्प बनने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पूर्व IAS अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरद मूर्ति जी, आप जुड़े MP तक के साथ, आपने वक्त दिया और तमाम बातें जो हैं आपने रखी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो 2023 की तैयारी जोरों शोरों पर, बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे दल का विकल्प जो लगातार जिसको लेकर बात हो रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर अब वरद मूर्ति मिश्रा जो कि पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के OSD भी रह चुके हैं, वो लेकर आए हैं। देखना होगा कि 2023 में क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से जो वरद मूर्ति मिश्रा जी हैं उनका जो तीसरा विकल्प है वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक भूमि पर उतरता हुआ दिखाई देगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए MP तक के साथ। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।